नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिनव क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यहां पर वीडियो जो इस समय पर बनाए जा रहे हैं वो मुख्यतः डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए बनाए जा रहे हैं। तो आप लोगों में जो एक एजुकेशन 3 का पार्ट आता है, क्योंकि एजुकेशन फर्स्ट और सेकंड आप डीएलएड के पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, अब एजुकेशन 3 और एजुकेशन 4 आपको पढ़ना है। तो मेरा ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एजुकेशन 3 और एजुकेशन 4 को आपके जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक पूरा का पूरा आप सिलेबस आपका मैं कंप्लीट करा दूं। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं ये आप लिखते रहिएगा, ये आपको पेपर में 100% काम आएंगे। सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चूँकि मैं डीएलएड कर चुका हूँ इसलिए मुझे उस चीज़ का अनुभव है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपका आज का वीडियो है वो प्रारंभिक शिक्षा की जो पृष्ठभूमि है उनमें आपकी 3 प्रकार की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। पहली आपकी शिक्षा आती है वैदिक कालीन, दूसरी आती है आपकी बौद्ध कालीन, तीसरी आती है आपकी मुस्लिम कालीन। तो तीनों शिक्षाओं का वर्णन आपको यहाँ पर मिलेगा। पहली शिक्षा वैदिक कालीन है जिसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे क्या होगा, आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा, मैं यहाँ पर आपको समझाता रहूँगा। इससे क्या होगा, आपको जो पेपर मिलेगा वो आपका 100% सही होगा। और मैं 40+ की गारंटी आपको देता हूं कि अगर आप मेरे नोट से पढ़ते रहेंगे तो 40+ की गारंटी मैं आपको देता हूं दोनों एजुकेशन के पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे आपने देखा कि प्राचीन अथवा वैदिक कालीन शिक्षा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई शिक्षा होगी तो उस शिक्षा का एक पाठ्यक्रम होगा जो कि शिक्षा में पढ़ाया जाएगा। तो उस समय का जो पाठ्यक्रम था वो हमारे वेद थे, ठीक है। तो पाठ्यक्रम हमारा क्या था उस समय का, कि चारों जो वेद थे उनकी जो शिक्षा का पाठ्यक्रम था उसको सम्मिलित कर लिया गया था पाठ्यक्रम में। जो भी पाठ्य वस्तु थी हमारे वेदों की उसको संकलित करके पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। वो आपको जैसा कि पता भी है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद वैदिक कालीन शिक्षा में पाठ्यक्रम में होते थे, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये तो हो गई पाठ्यक्रम की बात। सीधा सीधा आपसे सवाल पूछेगा कि पाठ्यक्रम क्या था, विधियां क्या थी, विशेषताएं क्या थी, गलतियां कहाँ पर हो रही थी, किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी, हर प्रकार का जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला आता है वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षण विधियां या प्रविधियां किस प्रकार की थी। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है कि वैदिक काल में बालक को गुरु के पास रहना पड़ता था। पहली बात तो ये आप जान लीजिए, वैदिक काल में बालक गुरु के पास में रहता था, ठीक है। और वेदों के अनुसार निम्नवत शिक्षण विधियां बताई गई हैं। यदि आपसे सवाल आता है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा में है वेदों के जो शिक्षण विधियां बताई गई हूँ किसके अनुसार बताई गई, तो वेदों के अनुसार बताई गई, ठीक है। वैदिक काल से अगर कोई भी सवाल आपके पास आता है और उसमें वेदों का जिक्र होता है तो आप ऑप्शन अगर आपके पास है तो आप वेद को टिक करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो अगला जो पहली प्रविधि बताई गई है वो मौखिक विधि। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा शिक्षण प्रविधियाँ थीं, जो पढ़ाने का गुरुकुल में तरीका था वो मौखिक था। वहाँ पर कोई लिखित कार्य नहीं कराया जाता था, ठीक है। बालक को तब तक पढ़ाया जाता था जब तक वो उस चीज़ को कंठस्थ नहीं कर लेता था। तो उस प्रविधि को कहा गया है मुख्यतः वहाँ पर मौखिक प्रविधि या मौखिक विधि। अगली आती विवेचन विधि। देखिए विवेचन शब्द जो है, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा विवेचना करना, तो किसी चीज़ के बारे में बार बार जानने की कोशिश या कुछ लोगों से मिलकर के उसके बारे में उसके सारे जो संशय हैं उनको दूर करने के लिए वो व्यक्ति या वो विद्यार्थी अपने गुरुओं से उसकी विवेचना करता था या विवेचना करते थे गुरु बालकों के सामने, जिससे बालकों को उसको समझने में कोई भी समस्या ना हो। तीसरी आपकी आती है प्रवचन विधि। प्रवचन तो आप लोग सभी बिल्कुल, जैसे आजकल के वक्त में प्रवचन होता है, बहुत सारे लोग बैठते हैं, गुरु बोलता है और उसे प्रवचन कहते हैं कि प्रवचन दिए जा रहे हैं, तो उसी प्रकार की विधि होती थी। उसके बाद आपका आता है चिंतन मनन ध्यान विधि। चिंतन मनन ध्यान विधि क्या था? चिंतन मनन ध्यान विधि का मतलब है कि बालक ने किसी चीज को ग्रहण कर लिया है, अब वह उस पर नवीन ज्ञान अर्जन करेगा, तो चिंतन के माध्यम से करेगा, मनन के माध्यम से करेगा, उस विषय वस्तु पर वह ध्यान लगाएगा। तो इसलिए इसको कहा गया है चिंतन मनन ध्यान विधि। उसके बाद आपका था व्यवहारिक विधि। व्यवहारिक विधि का मतलब क्या है कि अगर जैसे कि शिक्षा का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें भी यही कहा गया है, शिक्षा वही है जो व्यवहारिकता में दिखाई पड़ती है। तो वहाँ पर भी वही प्रचलन था कि व्यवहारिकता में शिक्षा को देने की पूरी पूरी कोशिश की जाती थी, ठीक है। अगला है शास्त्रार्थ विधि। शास्त्रार्थ विधि को जैसे आप लोगों को मैं कई विद्वानों को, एक ही पक्ष के कई विद्वानों को, जैसे कि एक ही विषय वस्तु के कई विद्वानों को एक जगह पर एकत्रित किया जाता था और फिर एक दूसरे से सवाल जवाब किए जाते थे। तो उस
प्रविधि को या उस जो सभा होती थी वो शस्त्रार्थ करती थी, शास्त्रार्थ, तो उसे कहा गया है शास्त्रार्थ विधि, स्वाध्याय विधि। देखिए स्वाध्याय को अगर आप अलग करेंगे तो आएगा स्व माने स्वयं, अध्याय मतलब अध्ययन करना, स्वाध्याय का मतलब स्वयं अध्ययन करने की विधि। ठीक है, तो ये तो आपकी प्रमुख विधियां हो गई। ठीक है, ये आपकी प्रमुख विधियां हो जाती हैं सारी की सारी। उम्मीद है आपको कभी कभार पेपर में आ जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षण विधियों के कोई 4 नाम, 5 नाम, 2 नाम या कुछ, मतलब कोई भी नाम, मतलब ये नहीं कहेगा कि 4-5 लिखने हैं, तो आप यहाँ पर कम से कम 4 नामों का वर्णन अवश्य करें। ठीक है, अगले चलते हैं, अब आगे चलते हैं आपको लेकर के। आगे क्या है कि उद्देश्य क्या थे। देखिए कभी भी अगर कोई शिक्षा होगी, जैसे मैंने कहा, तो उसके उद्देश्य भी होंगे। यदि आप कोई कार्य करेंगे तो उसका एक उद्देश्य होगा, बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं करता है। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा के जो उद्देश्य बताए गए हैं वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य इनका था ज्ञान तथा अनुभव पर बल। ये लोग क्या करते थे, ज्ञान और अनुभव पर बल दिया करते थे। ठीक है, दूसरा था चरित्र विकास। देखिए चरित्र विकास बहुत ज़रूरी है वैदिक कालीन शिक्षा में, और मैं ये कहूँगा आप कोई भी प्रश्न अगर वैदिक कालीन शिक्षा से आता है और उसमें आपको स्वयं का वर्णन लिखना है, मतलब स्वयं से उत्तर देना है, तो आप उसमें चरित्र विकास का जो एक शब्द है, चरित्र पर बल जरूर दें शब्द का अर्थ लिखते हुए, क्योंकि चरित्र पर बल सबसे ज़्यादा दिया जाता था वैदिक कालीन शिक्षा में। ठीक है, तो अभी करते हैं, जैसे दूसरा है व्यक्तित्व का विकास। देखिए जब व्यक्ति के चरित्र का विकास होगा तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास होगा। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा आता है आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास। आध्यात्मिक मतलब क्या है कि उसको आध्यात्म से जोड़ा जाता था। आध्यात्म से जोड़ने का मतलब है जैसे व्रत रखवाए जाते थे, या फिर उसको मतलब एक जो ऐसा भोजन, सात्विक भोजन खिलाया जाता था। तो इस प्रकार के आध्यात्मिक जीवन उस बालक का होता था जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करता था। और नैतिक विकास का मतलब है नैतिकता व्यक्ति के अंदर बहुत ज़रूरी है। यदि व्यक्ति के अंदर नैतिकता नहीं होगी तो वो समाज में रहने के योग्य नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे आता है नैतिकता के बाद में सामाजिक कुशलता का विकास। देखिए जब व्यक्ति के अंदर चरित्र का विकास हो जाएगा, व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा, नैतिकता का विकास हो जाएगा, तो आप रूप ही व्यक्ति जो है वो सामाजिक कुशलता को प्राप्त कर लेगा, मतलब उसके अंदर एक समाज में रहने का जो एक ढंग है वो विकसित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण। देखिए जिस प्रकार व्यक्ति अपने घर की संस्कृति का संरक्षण करता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति का एक दायित्व बनता है कि वह राष्ट्रीय संस्कृति का भी संरक्षण करे। जो राष्ट्र की संस्कृति है उसको भी वो स्वयं की संस्कृति मानकर उसका संरक्षण करे। तो इस पर भी बल दिया जाता था कि किस प्रकार राष्ट्र की संस्कृति को बचाया जा सके। उसके बाद मानसिक विकास। देखिए मानसिक विकास का मतलब है कि जैसे एक शारीरिक हुआ, एक मानसिक हुआ। यदि व्यक्ति का सिर्फ शारीरिक विकास होगा तो वो चुनौतियों से नहीं लड़ पाएगा, और यदि व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास हो जाएगा तो व्यक्ति के सामने जो नवीन चुनौतियां आएंगी, जो नवीन उसकी समस्याएं होगी, वो उनका समाधान कर सकेगा। तो ये जो मुख्य बातें बताई गई हैं 6 आपको, जो वहाँ का उद्देश्य था, तो वो आप देख लेंगे एक बार। ज्ञान और अनुभव पर बल आप ज्यों का त्यों अगर लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे सीधा सीधा पूछता है वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए, तो आपको इसी प्रकार के उद्देश्य वहाँ पर लिखने होंगे। और आप विश्वास मानिए, आप अगर इस प्रकार से पेपर लिख के आते हैं यहाँ वहाँ पर आप इस पर फोकस बिल्कुल मत करिएगा कि आपको कॉपी भरनी है। ठीक है, बहुत से विद्यार्थियों को मैंने देखा है जो मुझसे विगत में मुझसे मतलब मेरे टच में रहते हैं, वो मुझसे बताते हैं कि कॉपी बहुत भरी लेकिन नंबर नहीं आए। तो कॉपी भरने से नंबर नहीं आते, वहाँ पर पर्याप्त कॉपी आपको मिलती है। इतनी बड़ी कॉपी होती है कि वहाँ पर आपको कुछ भी फालतू में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है और आप जैसे यहाँ पर ये 6 बिंदु लिखे गए हैं और 4 आप अपनी ओर से लिख देते हैं 10 बिंदु, तो मैं गारंटी देता हूँ 2 में आपको 2 या 1.5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी वहाँ पर। क्योंकि शिक्षक ये देखता है आपने किन शब्दों का चयन किया है, वो आपका ये नहीं देखता है कि आपने कितनी कॉपी भरी है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको कोई प्रश्न थोड़ा सा जटिल लग रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको पॉइंट्स में लिखें, जिस प्रकार ये लिखा हुआ है, क्योंकि इससे क्या होता है कम शब्दों में आप अपनी अधिक बात कह लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे आता है वैदिक कालीन शिक्षा की जो विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं विशेषताएं क्या हैं। देखिए विशेषताएं हमको देखनी है। इसमें आपकी पहली है जो शिक्षा का जो उद्देश्य बताया गया है, उनकी प्राप्ति। ये यहाँ की विशेषता थी, वो प्राप्ति कराते थे।
जैसे क्या होता है, पहले शिक्षा का एक उद्देश्य बनाते थे जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, उसके बाद वो उसकी प्राप्ति में लगनशील होकर लग जाते थे विद्यार्थी के साथ में ही। ठीक है। दूसरा था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। गुरुकुल का मतलब है कि जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता था वो गुरु के पास में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। ठीक है। अब ये जो 3 से लेकर 7 पॉइंट तक दिए हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ इन्हीं पॉइंट से आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो बन जाते हैं, चाहे वो ऑप्शनल हो या वो लिखित हो 16 से लेकर 30 तक। ठीक है। आपके जो 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 1 से 15 तो आपका आता है मल्टीपल चॉइस, एक ही सही होता है। उसके बाद में आपका आता है 16 से 30 जो आपका 1 नंबर का होता है लेकिन लिखित होता है, और फिर आपका आता है 2 नंबर का जो आता है 41 से 50 तक का। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट जो आप देखेंगे वो आएगा चरण। जो चरण होता था वो क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक वेद की शिक्षा मिलती थी। चरण में क्या होता था, सिर्फ एक वेद की शिक्षा दी जाती थी। दूसरा आता है घटिका। घटिका में धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। घटिका में धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। कहने का मतलब है जैसे एक विद्यालय की कई ब्रांचेस होती हैं, उसी प्रकार से एक गुरुकुल में चरण होते थे, घटिका होती थी। तो इनमें होता क्या था, इनमें सभी अलग अलग कार्य हुआ करते थे। जैसे चरण में एक वेद की शिक्षा, घटिका में धर्म दर्शन की शिक्षा, टोल में क्या होता था, एक ही शिक्षक केवल संस्कृत भाषा का ज्ञान देता था। ठीक है। शिक्षक एक ही है, वो केवल संस्कृत भाषा का ज्ञान देगा। उसके बाद आपका परिषद आता था। तो परिषद में क्या होता था, 10 शिक्षक शिक्षा देते थे। परिषद का मतलब भी आप समझ सकते हैं, एक संघ रूप से होता था, वहाँ 10 शिक्षक होते थे और 10 शिक्षा देते थे। उसके बाद में आपका 7वां आता है चतुष्पथी। चतुष्पथी में क्या होता था, एक ही शिक्षक यहाँ पर एक ही है, वह दर्शन पुराण व्याकरण की शिक्षा देता था। यहाँ पर वो 3 चीज़ों की शिक्षा देता था, दर्शन पुराण और व्याकरण। आप इन 7 पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और खासकर 3 से लेकर 7 तक के जो ये पॉइंट बताए गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे आगे। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली क्या थी, मतलब किस प्रकार से व्यक्ति जा सकता था, किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकता था। उसके लिए मुख्यतः 3 बिंदु बताए गए हैं वहाँ पर। तो जो पहला बिंदु है वो है प्रवेश की व्यवस्था। प्रवेश की व्यवस्था कैसे होती थी, घरों में प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत बालक को गुरुकुल में प्रवेश के योग्य माना जाता था। ठीक है। बस एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, ये यहाँ पर क्या है, शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार न था। ये आपसे सीधा सीधा ऑप्शन में आ सकता है कि किस काल में शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो आप वैदिक काल वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है उपनयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपको 100% दिला के जाएगा पेपर में, हो सकता है 2 नंबर दिला के जाए आपको। अब ये देख लेते हैं, ब्राह्मण के लिए जो उपनयन संस्कार की उम्र है वो 8 वर्ष की है, क्षत्रिय के लिए वह 11 वर्ष की थी, वैश्य के लिए वह 12 या किसी किसी किताबों में 13 वर्ष का भी जिक्र मिलता है। तो जो ऑप्शन में आपको जिस प्रकार मिले आप उस प्रकार का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा उपनयन संस्कार के समय बालक को अपना नाम बताने को कहा जाता था। उपयुक्त समझकर उसे आश्रम में भर्ती कर लिया जाता था, मतलब गुरुकुल में ले लिया जाता था। यहाँ पर सिर्फ आपको जो बहुत ज़रूरी याद रखने वाली बातें हैं वो ये हैं, ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष, वैश्य 12 और 13 वर्ष, शूद्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद आपका आता है समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार क्या था कि जब छात्र जो थे वो शिक्षा विद्या को प्राप्त कर लेते थे, तो जैसे आजकल विदाई समारोह होता है तब भी विदाई समारोह होता था, और होता क्या था कि उसमें व्यक्ति जो था, बालक जो था, वो वापस गृहस्थ जीवन में लौट सकता था। ठीक है। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो ये आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि थी, उसमें जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसका पूरा जिक्र मैंने आपको कर दिया है। आप इनको नोट कर लेंगे। बस आपको इतना करना है, आपके लिए मैं मेहनत करके ये PDF बनाता हूँ, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि कम से कम 5 लोगों को तो आप सेंड ही कर दें इसको। बाकी मैं आपसे कोई कुछ भी कह नहीं रहा हूँ। और जो लोग नए हों वो इसको ज्वाइन कर लीजिए, चैनल पे आ जाइए। और सेकेंड सेमेस्टर का 100% सिलेबस देने की मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा, और जिसमें मैं आपको एजुकेशन फर्स्ट, एजुकेशन सेकेंड, साइंस का और सोशल साइंस का 110% से भी ज़्यादा मटेरियल स्टडी का वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।